बेसिस ऑफ चार्ज, इसका मतलब है किस कारण या किस ग्राउंड के होने पे कैपिटल गेन का टैक्स चार्ज होता है। तो क्या लिखा है इसमें? अ प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है? ट्रांसफर, यानी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। अच्छा, ये ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? देखो, एक चीज समझना, मैंने जब आप लोगों को कैपिटल एसेट का जब डेफिनेशन समझाया था तो उस समय लिखा, मैंने पढ़ाया था कि कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल ऑन सेल। ठीक है, पर वहां डेफिनेशन में वर्ड क्या यूज किया गया है? ट्रांसफर। ठीक है। अच्छा, मैंने उस समय सेल का वर्ड इसलिए यूज किया था क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं आपको ट्रांसफर का मीनिंग नहीं बताऊं और कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन समझाऊं ना, तो लोगों को पता डाउट क्या होते हैं कि सर लेट्स से मिस्टर ए है, ठीक है, इनका बिजनेस है मुंबई में, इनका बिजनेस है मुंबई में, ठीक है। अब ये प्लान कर रहे हैं कि अपना बिजनेस को शिफ्ट करेंगे, कहाँ? लेट्स से दिल्ली, ठीक है। अब मुंबई से दिल्ली अपना बिजनेस शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब इनके बिजनेस में ना काफी सारे कैपिटल एसेट्स है, फॉर एग्जांपल मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर और लैपटॉप एक्सेट्रा, ठीक है। अब जैसे ही इन्होंने अपना बिजनेस शिफ्ट किया तो ऑब्वियस सा बात है कि अपने कैपिटल एसेट्स को भी शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ? दिल्ली में। तो क्या इस ट्रांसफर में भी कैपिटल गेन लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मतलब अंडर कैपिटल गेन ट्रांसफर का डेफिनेशन में ये ट्रांसफर इंक्लूड नहीं होता। तो सर क्या आता है ट्रांसफर के डेफिनेशन में? आइए समझाता हूँ। तो ट्रांसफर के डेफिनेशन यहाँ पे है, क्या लिखा है कि द टर्म ट्रांसफर हैज गॉट अ वेरी वाइड मीनिंग अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इट इंक्लूड्स क्या क्या? सबसे पहला सेल। सेल मतलब अगर आप किसी भी वस्तुओं को बेचते हो, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट? कैश, तो वो सेल कहलाता है। और अगर उस तरीके का कुछ भी इवेंट हुआ तो उसे हम लोग ट्रांसफर कहेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है? एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब बार्टर सिस्टम, पहले के जमाने में होता था ना। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है, इनके पास लेट से है फर्नीचर, ठीक है, और मिस्टर बी है, इनके पास है लैपटॉप। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि एक काम कीजिए, आप मेरा फर्नीचर ले लीजिए और मैं आपका लैपटॉप ले लेता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी डीलिंग कैश में नहीं हुई है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग? एक दूसरे से प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अगर मिस्टर ए ने अपना फर्नीचर देख के मिस्टर बी से लैपटॉप लिया ना, तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। ओके, नंबर थर्ड, थर्ड क्या बोला है? रेलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट। रेलिंक्विशमेंट मतलब क्या होता है? रेलिंक्विशमेंट मतलब होता है कि आपने अपने किसी वस्तु पे ऊपर, किसी भी कैपिटल एसेट के ऊपर अपना राइट्स छोड़ दिया, अपना राइट्स त्याग कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मिसेस ए एंड मिसेस बी, ठीक है, दोनों ने इकट्ठा मिलकर एक बिल्डिंग लिया, ठीक है। अब इस बिल्डिंग में मिसेस ए का भी 50% राइट है, मिसेस बी का भी 50% राइट है, ठीक है। अच्छा, अब मिसेस बी ने सोचा और उन्होंने डिसीजन लिया कि मेरा जो 50% का राइट है ना इस बिल्डिंग के ऊपर, मैं छोड़ देता हूँ, मैं अपना राइट्स को छोड़ देता हूँ, त्याग कर देता हूँ। दिस इज सिचुएशन ऑफ रिलिंक्विशमेंट। अगर ऐसा कुछ भी इवेंट हुआ इस प्रकार का जिसमें मिसेस ए ने अपना बिल्डिंग के ऊपर कोई राइट से उसको त्याग दिया, छोड़ दिया, तो वो भी क्या माना जाएगा? ट्रांसफर, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या लिखा है? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, इसका मतलब क्या होता है कि किसी किसी भी कैपिटल एसेट के ऊपर आपका कोई अधिकार ले लिया गया, आपसे वो अधिकार ले लिया गया है,
फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मिस्टर एक्स ने एक कंपनी है जिसका नाम है वाई लिमिटेड, उसके शेयर्स लिए। ठीक है, अब वाई लिमिटेड ने कंडीशन रखा कि मेरा जो 10 रुपए का शेयर है ना, मैं एंटायर 10 रुपीज में एक साथ कॉल नहीं करूंगा। मैं किस तरह मंगाऊंगा? मैं ₹2 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मंगवाऊंगा, ₹3 में अलॉटमेंट के टाइम में मंगवाऊंगा। ठीक है, बाकी ₹3 में फर्स्ट कॉल में मंगवाऊंगा और बचे ₹2 मैं सेकंड कॉल पे मंगवाऊंगा। ठीक है, ये क्या था, वाई लिमिटेड अपना कंडीशन रख दिया था कि इस तरीके से पैसा मंगवाएगा। मिस्टर एक्स ने इसी बेसिस पे अपना वाई लिमिटेड का शेयर्स को सब्सक्राइब किया था। अब हुआ क्या कि मिस्टर वाई लिमिटेड ने जब एप्लीकेशन का पैसा मंगाया तो मिस्टर एक्स ने पैसा दिया, फिर उसने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया तब भी मिस्टर एक्स ने पैसा दिया, पर जब वाई लिमिटेड ने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया तो एक्स लिमिटेड नहीं दिए पैसे। ठीक है, और सिमिलरली जब सेकंड कॉल का पैसा हुआ तब भी मिस्टर एक्स नहीं दिए। तो अब वाई लिमिटेड के पास में पावर है कि सिंस एक्स मिस्टर एक्स ने पैसा नहीं दिया, जितना नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने होल्ड करके रखा था, तो वाई लिमिटेड क्या कर सकती है, इसको फॉरफिट कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टर एक्स ने अपना अपना जो राइट्स है वो छोड़ा नहीं है, पर जब लेकिन वाई लिमिटेड ने क्या किया, इनसे जो जो भी शेयर्स मिस्टर एक्स ने सब्सक्राइब किया था उन उस शेयर से उनका अधिकार छीन लिया। ठीक है ना, तो अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन होता है ना, तो इससे भी हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफर। ठीक है ना, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड relinquishment ऑफ एनी राइट्स इन दी कैपिटल एसेट्स। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड लाइन क्या बोल रहा है, कंपल्सरी कंपल्सरी एक्वाजिशन ऑफ एनी कैपिटल एसेट अंडर एनी लॉ। कंपल्सरी इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि लेट से कोई एसएससी के पास में कोई लैंड या प्रॉपर्टी है और फॉर द गुड कॉज और फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट गवर्नमेंट ना उस एरिया को लेना चाहता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करना चाहता है, कोई एक एरिया है, उस एरिया को लेना चाहता है, अपने अधिकार में रखना चाहता है फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट और फॉर एनी गुड कॉज। ठीक है ना, तो इस केस में तो लेट से वो प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स का था, तो मिस्टर एक्स भले ही अपने इच्छा से देना मंजूर ना करे, बट ही इज बाय फोर्स टू गिव द प्रॉपर्टी टू गवर्नमेंट। ठीक है, मिस्टर एक्स मना नहीं कर सकता कि नहीं नहीं गवर्नमेंट हम आपको पैसा नहीं, आपको मैं अपना प्रॉपर्टी लेना नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर एक्स ऐसा कुछ भी मना नहीं कर सकता है, ही इज बाउंड टू गिव दैट प्रॉपर्टी टू गवर्नमेंट। ठीक है ना, बट गवर्नमेंट क्या फ्री में नहीं लेती प्रॉपर्टी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेंगे, इसके बदले ना कॉम्पेंसेशन पे करेंगे। ठीक है, जितना भी उस प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा उसको कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे, मिस्टर एक्स को कॉम्पेंसेशन पे करेंगे, फ्री में प्रॉपर्टी नहीं लेते, जनरली ऐसा होता नहीं। ठीक है, बट हाँ अगेंस्ट द विल ये है क्योंकि कंपलसरी एक्वेशन हो सकता है मिस्टर एक्स को सेल करने सॉरी अपना प्रॉपर्टी देने का इच्छा ना हो, बट स्टिल अगर गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है तो उनको देना पड़ेगा, भले उसके बदले गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन दे। ठीक है ना, तो अगर ऐसा भी कोई सिचुएशन होता है ना, तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसफर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है समझना, कि लेट से मिस्टर ए के पास मिस्टर ए इनके पास ना बहुत सारे लेट से कार्स है। ठीक है, बहुत सारे कार्स हैं। ठीक है, जो उन्होंने लेट से ऐसी यूज कर रहे लाइक अपने बिजनेस में नहीं, अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे। ठीक है, दे आर यूजिंग दीज फॉर देयर पर्सनल पर्पस। ठीक है, बहुत सारे कार्स है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिस्टर ए ने क्या किया, अपना ना एक रेंटल बिजनेस शुरू किया। ठीक है ना, एक सॉरी एक कार का बिजनेस शुरू किया, जिसमें वो क्या करते हैं, कार ना सेल करते हैं, लाइक लेट से सेकंड हैंड कार खरीदना बेचना, इस तरीका का बिजनेस कर रहे थे। ठीक है, तो बाजार से सेकंड हैंड कार खरीदते थे और उसको बेचते थे, इस टाइप का बिजनेस उन्होंने शुरू किया।
ठीक है। अब क्या हुआ, समझना, अब क्या हुआ कि उनके पास जो भी कार्स थे ना, खुद के कार्स थे, वो सब के सब कार्स इस बिजनेस में इनपुट कर दिया, इस बिजनेस में डाल दिया, ठीक है ना। मतलब अब वो उन कारों को लाइक स्टॉक इन ट्रेड में एज एन ट्रांसफर कर दिया, एज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है ना। और ये कार्स ना लाइक उनके लिए कैपिटल एसेट था, उनका कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं था। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जितने भी कार्स थे ना जो मिस्टर ए के पास थे, वो उनके लिए कैपिटल एसेट था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये जितने भी अपने कार्स थे, वो कार्स को अपना जो कार सेगमेंट, सेकेंड हैंड कार सेगमेंट का जो बिजनेस था, उसमें इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये कैपिटल एसेट से इस बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड हो गया, ठीक है। अगर मिस्टर ए अपना कार्स को इस बिजनेस में स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करती है ना, सो इस इस सिचुएशन को भी क्या मानेंगे हम लोग, ट्रांसफर। इसे भी हम लोग कंसिडर करेंगे इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, ठीक है ना। तो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये रहा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। जब भी कोई भी कंपनी डिसॉल्व होती है, तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, अगर उनके पास जो भी कैपिटल एसेट्स होते हैं, एक कंपनी के पास जो भी कैपिटल एसेट्स होते हैं, अगर वो ट्रांसफर करते हैं किसको, अपने शेयर होल्डर्स को, तो इट विल आल्सो कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, ठीक है। सो डिसोल्यूशन के समय, एक बिजनेस के बंद होने के समय, अगर वो अपना कोई भी एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स को अगर वो शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो भी डेफिनेशन के अंडर कवर्ड होगा एज ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी या फिर एनी अदर एसेट्स बाय होम, बाय द कंपनी ऑन लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, जनरली क्या होता है, कोई भी अगर फिनेंशियल डेफिसिट या फिनेंशियल डिफिकल्टीज होता है ना, तो कंपनी ना बंद होने के कगार में आ जाता है, ठीक है ना। तो जब भी कोई कंपनी बंद होती है ना, तो वो अपना पैसा या फिर अपना जो भी एसेट्स है, वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्या क्या माना जाएगा, एज अ ट्रांसफर, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या लिखा है, मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जेडसीबी। जेडसीबी मतलब जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है ना। अगर कोई शेयर होल्डर, ये सॉरी, कोई भी एसीसी उनके पास में अगर एक जेडसीबी होल्ड करके रख रहे हैं वो, और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या फिर एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, वो क्या करते हैं कि वो बॉन्ड का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को देती है, और गवर्नमेंट उसके बदले उसे क्या दे देती है, जो भी रिडेम्पशन का पैसा होता है वो दे देते हैं, ठीक है ना। तो जिस जिस दिन भी रिडेम्पशन या जिस दिन भी मैच्योरिटी हुआ ना जेडसीबी का, उससे भी हम लोग क्या मानेंगे, एज ट्रांसफर, ठीक है। मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जेडसीबी इज आल्सो कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, ठीक है। ये तो था कि एक ट्रांसफर के डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, ठीक है। बट there are also some of the transactions which will not regarded which will not be regarded as transfer for the purpose of capital gain tax। अगर आप कोई भी एसएससी के साथ अगर ये बिलो ट्रांजैक्शन जो भी मेंशन किया गया है, इस प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, तो भले ही वो लाइक ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स है, सॉरी, मूवमेंट ऑफ कैपिटल एसेट है, बट इट विल नॉट बी काउंटेड एज ट्रांसफर, ठीक है ना। पहला कौन सा, टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ ए एचयूएफ। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, एक एचयूएफ है, उसमें कर्ता होते हैं, ठीक है, और एचयूएफ के मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये एचयूएफ का क्या हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है, ठीक है। अब इस एचयूएफ के पास जो भी प्रॉपर्टीज थी, जो भी कैपिटल एसेट्स थी, ठीक है, कैपिटल एसेट्स है, वो बांट दिया जाएगा, किन के बीच में, मेंबर्स के बीच में एंड कर्ता के बीच में, ठीक है ना। तो कभी भी अगर इस प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है जहां पे एचयूएफ जब
लाइक पार्टीशन हो रहा है एचयूएफ का, और उस एचयूएफ में जो जो प्रॉपर्टीज थे वो किसे मिलता है, अगर उनके मेंबर्स या उनके कर्ता को मिलता है ना, तो भले ही वो कैपिटल एसेट उनको उनके उनको मिल रहा है फ्रॉम एचयूएफ, बट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। ठीक है, ये पहला। दूसरा क्या बोला है, ए गिफ्ट और विल और एन इरिवोकेबल ट्रस्ट। अगर किसी ने किसी प्रकार का कोई गिफ्ट दिया या अपने मर्जी से दिया, या फिर एन इरेवोकेबल ट्रस्ट। इरेवोकेबल ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि एक इस तरीका का ट्रांसफर करना, जो भी लाइक ग्रांटर होता है, जो भी ग्रांट में कुछ देना चाहता है, वो इस तरीका से दे रहा है किसी ट्रस्ट को कि वापस से चाहे कोई भी कंडीशन हो, ट्रस्ट को रिटर्न ना करना पड़े। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स के पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मिस्टर एक्स के पास प्रॉपर्टी है, वो किसको देना चाह रहे हैं, ट्रस्ट को। ठीक है ना, कोई एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को देना चाह रहा है एक प्रॉपर्टी, बट वो ना इरिवोकेबल कंडीशन है। इरिवोकेबल मतलब क्या होता है कि अगर अगर लाइक एक बार अगर मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर कर दिया, तो वापस से लाइक वो जिंदा रहे या उनके डेथ के पास या कोई भी सिचुएशन में, ट्रस्ट ना उनको ये प्रॉपर्टी वापस से रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं इरिवोकेबल ट्रस्ट। ठीक है ना। तो अगर इस टाइप का कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, लाइक एक गिफ्ट में दे रहे हैं या विल मतलब अपने मर्जी से दे रहे हैं, या फिर इरिवोकेबल ट्रस्ट के अकॉर्डिंगली दे रहे हैं, तो उस केस में उस ट्रांजेक्शन को हम ट्रांसफर का नाम नहीं देंगे और उसमें कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है ना। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या है, समझना कि अगर कोई भी कंपनी, ठीक है ना, कैपिटल एसेट्स के कैपिटल एसेट्स के नाम पे कोई भी अगर शेयर्स, डिवेंचर्स या वारंट्स, ठीक है ना, इश्यू करती है या अलॉट करती है किसको, बाय ए कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स एम्प्लॉइज अंडर ईसॉप प्लान। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगर कोई भी कंपनी अंडर ईसॉप प्लान के बेसिस में अपने एम्प्लॉइज को आइदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली शेयर्स, डिवेंचर्स या वारंट इशू करती है, तो उस केस में उस टाइप के ट्रांजेक्शन्स को हम लोग ट्रांसफर का नाम देंगे। ठीक है, वो एक्सक्लूजन में नहीं है, उसे हम क्या मानेंगे कि वो ट्रांसफर है। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या बोला गया है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। इसका मतलब क्या होता है, लेट्स से एक्स लिमिटेड है, ठीक है, इसके एक सब्सिडरी है लेट्स से वाई लिमिटेड। ठीक है, अब एक्स लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड के पास काफी सारे कैपिटल एसेट्स है, ठीक है, लेट्स से मशीनरी। ठीक है, अब एक्स लिमिटेड ने डिसाइड किया कि यार वाई लिमिटेड का बिजनेस चलाना है तो उसको कुछ मशीनरी का दरकार पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स लिमिटेड ने सोचा कि यार मेरे पास बहुत सारी मशीन है, उसमें से एक मशीन में कहाँ ट्रांसफर कर दूं, वाई लिमिटेड को। तो अगर ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन होता है जहाँ पे एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, तो और वाई लिमिटेड ना एक्स लिमिटेड का सब्सिडरी होना पड़ेगा। कौन सा सब्सिडरी, 100% होल्डिंग वाला सब्सिडरी। ठीक है, लेट्स से कि वाई लिमिटेड का जो 100% जो शेयर्स है ना, 100% शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड शुड बी हैंडल्ड बाय एक्स लिमिटेड। ठीक है ना, क्या लिखा देखो, द पेरेंट और इट्स नॉमिनी मस्ट होल्ड द होल ऑफ द शेयर्स, होल ऑफ द शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। ठीक है ना। तो वाई लिमिटेड का 100% शेयर्स किसके पास में होना पड़ेगा, एक्स लिमिटेड के पास में। अगर एक्स लिमिटेड के पास में है, ठीक है ना, और जो वाई लिमिटेड कंपनी है ना, ये एक इंडियन कंपनी है, इसमें ये दो कंडीशन है। सबसे पहला 100% शेयर्स होना पड़ेगा, सेकंड जो सब्सिडरी कंपनी है ना वो इंडियन कंपनी होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ, तो अगर पेरेंट कंपनी कोई भी एसेट ट्रांसफर करती है किसको, अपने सब्सिडरी कंपनी को, तो उस सिचुएशन में इसे ट्रांसफर के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, okay, number 4 point. अच्छा, and similarly the transfer of capital assets by a subsidiary company to its holding company. अब यहाँ पे क्या हो रही है, अब सब्सिडरी होल्डिंग को ट्रांसफर करेगा, यानी कि y ट्रांसफर करेगा किसको, x को। ठीक है, अब इसमें भी कंडीशन क्या बोला हुआ है,
कि द होल ऑफ द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी मस्ट बी हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी, जो कि जो पहला सिचुएशन 100% वाला कि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का 100% शेयर रख के रखा होगा, ठीक है। एंड द होल्डिंग कंपनी मस्ट बी इंडियन कंपनी। अच्छा, यहाँ पे ये उल्टा है, इसका पहले सब्सिडरी कंपनी एक 100% सॉरी इंडियन कंपनी होना था। अब जो होल्डिंग कंपनी है ना, उससे इंडियन कंपनी होना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर एक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी है और वाई लिमिटेड मशीनरी ट्रांसफर कर रहा है एक्स लिमिटेड को, प्रोवाइडेड कि एक्स लिमिटेड 100% शेयर्स होल्ड करके रखा है किसका, अपना सब्सिडरी वाई लिमिटेड का, तो उस सिचुएशन में अगर कोई भी एसेट्स का ट्रांसफर होता है ना बिटवीन वाई लिमिटेड टू एक्स लिमिटेड, तब वो भी कैपिटल एसेट्स के जो डेफिनेशन में जो ट्रांसफर है उससे एक्सक्लूड किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है, हाँ। अभी हमने जो थर्ड और फोर्थ सिचुएशन पढ़ा ना, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर, इट शैल नॉट बी ट्रांसफर स्टॉक इन ट्रेड। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से वाई लिमिटेड के पास में मशीनरी था, ठीक है। वाई लिमिटेड के पास में मशीनरी था, ठीक है। उसने किसी को ट्रांसफर कर दिया, एक्स लिमिटेड को। बट एक्स लिमिटेड को भी ना उस मशीनरी को कैपिटल एसेट एज एन कैपिटल एसेट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वाई एक्स लिमिटेड अगर जो मशीन वाई से मिला है उस एसेट को अगर वो लाइक एक्सेप्ट कर रहा है एज एन स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। किस तरीके से ले रहा है, अगर स्टॉक इन ट्रेड, तो उस केस में वो ट्रांसफर माना जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि खाली एक चीज कि वाई लिमिटेड अगर एक्स लिमिटेड को कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है, एक्स लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, वाई लिमिटेड उसके सब्सिडरी कंपनी है, और एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का 100% शेयर होल्ड करके रखा है, और अगर इस तरीका का कोई भी मशीनरी कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है वाई लिमिटेड, एंड एक्स लिमिटेड भी उसको कैपिटल एसेट की तरह ही ट्रीट कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर पर अगर एक्स लिमिटेड उसे स्टॉक इन ट्रेड मान रहा है, तो उस सिचुएशन में कैपिटल गेन का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी नंबर 5 क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय एमालगमेटिंग कंपनी टू एमालगमेटेड कंपनी इन ए स्कीम ऑफ एमालगमेशन। एमालगमेशन मतलब क्या होता है, एमालगमेशन का मतलब होता है कोई भी दो कंपनी मिल करके एक हो जाती है, ठीक है। मैं एग्जांपल बताऊं एमालगमेटेड कंपनी का इंडिया में, एक है मारुति मोटर्स, ठीक है, ये एक इंडियन कंपनी है, ठीक है। दूसरा है सुजुकी, जो कि एक जापानीज कंपनी है, ठीक है। ये दोनों मिल करके इंडिया में कार बनाने का काम शुरू किया अंडर द नेम ऑफ मारुति सुजुकी, ठीक है ना। तो दिस इज दी वन ऑफ द कंपनी, इंडियन कंपनी which got amalgamated with the Japanese company and they started मैन्युफैक्चरिंग कार्स इन इंडिया, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं एमालगमेशन, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि कोई भी एमालगमेटिंग कंपनी आइदर ये या फिर ये ट्रांसफर करती है क्या, कैपिटल एसेट्स, किसको, इस कंपनी को, ठीक है। दो एमालगमेटिंग कंपनी मिलके एसेट्स ट्रांसफर कर रही है कहाँ पे, ये एमालगमेटेड कंपनी को, तो इन सच केसेस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, ठीक है। और जो भी एसेट्स ट्रांसफर होगा बिटवीन एमालगमेटिंग कंपनी एंड एमालगमेटेड कंपनी, उस केस में कोई कैपिटल गेन का प्रोविजन नहीं आएगा, ठीक है। ओके, नंबर 6 क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय अ डीमर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी इन स्कीम ऑफ डीमर्जर। डीमर्जर का मतलब क्या होता है, देखो डीमर्जर का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी जो इकट्ठा काम कर रहा था, ठीक है ना, उसको स्प्लिट कर दिया या स्पन ऑफ कर दिया, ठीक है ना। इंडिया में अगर मैं एग्जांपल लूं तो डाबर, डाबर ने क्या किया, डाबर इंडिया ने
अपना जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको दो भागों में स्प्लिट कर दिया है। पहला है एफएमसीजी प्रोडक्ट जो बनाता है, एफएमसीजी, और दूसरा क्या होता है जो जनरली ना ड्रग्स वगैरह बनाता है, मेडिसिन वगैरह, ठीक है ना, ड्रग्स हो गया, उस टाइप के जो काम करते हैं वो सब हो गया, ठीक है ना। जनरली जब ये लोग स्प्लिट होते क्यों करते हैं, क्योंकि एक लाइक इन लोग क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट वाइज एक एक अलग सेगमेंट के थ्रू मार्केट में आना चाहता है, ठीक है ना, रहेगा डाबर के नाम पे ही, बट उनका जो फार्मास्यूटिकल या फिर जो ड्रग्स प्रोडक्ट है उसको उन लोग अलग से प्रेजेंट करके मार्केट में एक अपना नाम बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इन लोग क्या करते हैं जनरली डिमर्ज कर लेते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन, splitting into two organizations, two different organizations with a different name, और जितने भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह होंगे ना वो होल एंड सोल लोग दोनों अपने इंडिविजुअल, इन लोग दोनों अपने इंडिविजुअल इंडिविजुअल नाम पे करेंगे, ठीक है ना। ओके ओके। अब देखो होता क्या है कि अगर कोई भी ट्रांसफर हुआ कहाँ से, अब देखो लाइक ये जो एक एक जो टोटल न्यू कंपनी, जो सॉरी जो टोटल मेन कंपनी है, जब वो स्प्लिट होती है, अलग होती है, डिमर्ज होती है, तो वो क्या करते हैं उसे अपना एसेट्स जो जो दूसरा दूसरा हाफ ऑफ कंपनी जो अलग हुआ है, लाइक जो रिजल्टिंग कंपनी है जो अलग हुआ है, उससे अब उसका एसेट्स ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट। अब इसके पास जितना एसेट्स था, लेट से 3 मशीन थे, 3 मशीन से एक मशीन यहाँ ट्रांसफर होगा और 2 मशीन ये अपने पास ही रखेगा, राइट। तो इस तरीका से वो हर एक कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करेगा, कहाँ, टू किसमें, टू रिजल्टिंग कंपनी। अच्छा, इस रिजल्टिंग कंपनी के जितने भी एसेट्स ट्रांसफर होंगे ना, तो उन उस ट्रांसफर को ना कैपिटल गेन वाले ट्रांसफर के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है, उसमें कोई भी कैपिटल गेन का प्रोविजंस नहीं लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या देखो, ट्रांसफर और इश्यू ऑफ शेयर्स बाय अ रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है, इन ए स्कीम ऑफ डिमर्जर। अच्छा, अब हुआ क्या, ये देखो, जब ये जो दो कंपनी, वन इज दी डिमर्ज कंपनी, अनदर इज दी रिजल्टिंग कंपनी, राइट। अब क्या हुआ कि जो भी रिजल्टिंग अब देखो इस जो मेन कंपनी है, इसमें तो लेट से मिस्टर एक्स ने 100 शेयर्स खरीदे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो मिस्टर एक्स का जो 100 शेयर्स थे ये तो अब स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मिस्टर एक्स ने तो कौन सी कंपनी में खरीदा था, डाबर, लेट्स से डाबर में खरीदा था। अब डाबर का दो नाम हो गया, कौन सा, एक हो गया डाबर का एफएमसीजी, ठीक है, और एक हो गया डाबर का लेट्स से फार्मास्यूटिकल्स, फार्मा, ठीक है ना। तो मिस्टर एक्स है ना, मिस्टर एक्स उन उसको न, उनको दोनों कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, ठीक है ना। जितने जितने पोर्शंस में स्प्लिट हुए ना, उतने स्प्लिट के अकॉर्डिंगली मिस्टर एक्स को शेयर्स डाबर फार्मा से भी मिलेगा, डाबर एफएमसीजी से भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने ना कोई अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया था, उन्होंने तो अल्टीमेटली मेन कंपनी डाबर में किया था, और डाबर स्प्लिट हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीका का कोई भी अगर शेयर्स ट्रांसफर होता है, कहाँ से, फ्रॉम द रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है ना, फ्रॉम अ रिजल्टिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है ना, इन स्कीम ऑफ डीमर्जर, देन दिस विल आल्सो नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांसफर, ठीक है ना। सिमिलरली कहा सेम सिचुएशन कहाँ पे आ जाता है, एमालगमेशन में भी। एमालगमेशन में भी क्या होता है कि पहले जो दो कंपनी थी, दोनों अलग अलग कंपनी थी, अब दोनों मिलकर के एक साथ इकट्ठा काम कर रहे हैं, तो इकट्ठा जब काम कर रहे हैं तो जो शेयर होल्डर्स है उनको जो इकट्ठा जो कंपनी हुए हैं वो अपना शेयर इशू कर देगी, ठीक है ना। जो पुराना जो दो अलग अलग कंपनी उसका शेयर तो खत्म हो जाएगा, जो नया कंपनी जो लाइक जो अमालगमेटेड होकर के जो कंपनी बनी है, वो कंपनी अपना फ्रेश इक्विटी शेयर्स किसको इशू कर देंगे, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है। तो इस तरीका का जो भी शेयर्स जब ट्रांसफर होगा ना, तो शेयर होल्डर्स को जो भी शेयर्स मिलेगा उससे ट्रांसफर के डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर।